हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार का यूनिट 2 लेसन नंबर 1, जिसका नाम है संप्रेषण के प्रकार। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विथ नोट्स के साथ, प्लस ड्यू सोल एनसीवेब सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जो भी स्टूडेंट ड्यू में पढ़ते हैं, सोल में पढ़ते हैं या फिर एनसीवेब, किसी के भी स्टूडेंट्स, सभी के लिए एक्सप्लेनेशन ये वीडियोस होने वाली है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये वाली हिंदी की बुक है जिसका नाम है संप्रेषण और संचार हिंदी का। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली है, प्लस एनईपी के अंतर्गत, यानी एनईपी के तहत, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ही होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग एक नई बात बता दूं, इससे पहले की जो वीडियोज़ है वो मैंने पढ़ा के अपलोड कर दिए हैं, यानी कि आप लोगों को पढ़ा दिया है। यूट्यूब पे मैंने अपनी वीडियोस जो है अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक वो पहले की वीडियोस नहीं देखी तो पहले की वीडियोस भी देख ले, ताकि आप लोगों को आगे और अच्छा समझ में आ जाए। क्योंकि देखो, जो हमारी बीए की जितनी भी बुक्स हैं वो सारी बुक क्या है, एक दूसरे से, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इस तरह सब एक एक चैप्टर से, यानी कुछ ना कुछ उससे रिलेट होता हुआ। जैसे कि संप्रेषण का मतलब जो है हमने फर्स्ट और सेकंड, यानी कि यूनिट 1 का लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमने किया है। ठीक है, तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है संप्रेषण के प्रकार। ठीक है, सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है संप्रेषण के प्रकार। ठीक है, पहले संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण जान लेते हैं। ठीक है, संप्रेषण का मतलब होता है हम अपने भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाना। अब मेरी भावनाओं को किसी दूसरे तक डिलीवर करना ही हमारा संप्रेषण कहलाता है। बातचीत, संचार करना ही हमारा जो है संप्रेषण कहलाता है। अब बात करेंगे आज हम इसमें कि संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परिचय से। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो बात करते हैं परिचय से। मानव सभ्यता की शुरुआत से मानव को अपनी सामाजिक व्यवहार के लिए भाषा की जरूरत पड़ती रही है। यानी कि मानव सभ्यता की जब से शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक में अब मानव को अपने सामाजिक व्यवहार के लिए भाषा की जरूरत पड़ती रही है। ठीक है, क्योंकि हमें देखो, अपने समाज में अगर रहना है तो हमें भाषा चाहिए, कोई ना कोई आवाज़ तो चाहिए, जिससे कि हम क्या करें, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सके। जैसे मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी लेना है, किसी भी चीज़ की नीड है, अगर मैं बोल ही नहीं पाऊंगा तो वो चीज़ पूरी कैसे होगी, है कि नहीं? तो भाषा की हमें जरूरत है। आज से अगर हम बात करें, अगर 50-100 साल पहले की, यानी कि तकरीबन एक 2,000 वर्ष पहले की बात करते, 50-100 साल नहीं, 1-2,000 वर्ष पहले की बात करते, उस टाइम में क्या थे, लोग जंगली हुआ करते थे, फिर भी हुलुलुलु हुलुलुलु उनकी एक लैंग्वेज होती थी जो कि वो समझते थे, है कि नहीं है? लेकिन तो उस टाइम जब ऐसी लैंग्वेज थी, वो क्या हुआ, परिवर्तन होते होते आज हम लोग हिंदी पे पहुंचे हैं, जो कि आज हमारी हिंदी हो गई और शुद्ध हिंदी हो गई, अलग ही हिंदी है हमारी। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा मानव की व्यवहारगत उद्देश्यों की पूर्ति ही नहीं करता बल्कि भावनाओं का संचार भी करता है। जो भाषा है ये मानव की व्यवहारगत, यानी कि उसका जो उद्देश्य है उसको ही पूरा नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, मानव की जो भावनाएं हैं उसको, उसका संचार भी करता है। अगर मैं दुख हूं तो मैं किसी के साथ अगर अपना बात बांटूंगा, दुख बांटूंगा, तो क्या होगा, मेरी भावनाएं जो है उसके पास भी चली जाएगी। अगर मैं खुश हूं, अगर मैं उसके साथ अपनी बातें बांटूंगा तो क्या होगा, वो उसके पास, वो भी खुश होगा, यानी कि मेरी भावना उसके साथ भी रिलेट करेंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, संचार शब्द संस्कृत के चर धातु में सम उपसर्ग जोड़कर बना है, जिसका अर्थ है चलना, घूमना, इधर उधर भेजना, फैलाना, पहुंचाना आदि। संवाद शब्द संस्कृत की वद धातु में सम उपसर्ग जोड़कर बना है, जिसका अर्थ होता है बातें करना, वार्तालाप करना, समरूप होना, बोलना आदि। ये सभी क्या है, हमारे जो संचार शब्द है उसके क्या है, ये सब अर्थ है। ठीक है, अब बात करते हैं संप्रेषण के प्रकार, जो हमारा मेन चैप्टर है उसी के अकॉर्डिंग संप्रेषण के प्रकार। अगर बात की जाए संप्रेषण के प्रकार के, तो संप्रेषण के प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आपको यहाँ पे पहला 2 दिख रहे होंगे। पहला आता है अमौखिक संप्रेषण। ठीक है, अमौखिक में क्या होता है, मैं थोड़ा मोटा मोटा बताता हूँ, बाकी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अमौखिक भाषा में ये होता है कि मुख से कोई भी वाणी ना निकलना और लिख करके कोई भी बातें ना बताना। अमौखिक यानी कि ना लिख, ना बोला जाए, ना लिख कर दिया जाए, वो क्या करे, इशारे से बात करना। ठीक है, और जैसे कि इसका नाम सेकंड वाला है मौखिक संप्रेषण, इसके नाम से पता चला है मौखिक यानी मुख से निकली हुई बातें, यानी मुंह द्वारा कही गई बातें हमारा मौखिक संप्रेषण कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पे। थर्ड आता है हमारा लिखित संप्रेषण। क्या आता है, लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में क्या होता है, ना ही तो हमारा ये अमौखिक होता है, ठीक है, ना ही मौखिक होता है, ये क्या होता है, ये लिखित होता है, ये लिख के दिया जाता
है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम सबसे पहला जो हमारा अमौखिक संप्रेषण है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। किसको? अमौखिक संप्रेषण को। ठीक है, अमौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया में चिन्ह, संकेत, प्रतीक, हाव भाव आदि का उपयोग किया जाता है। जो अमौखिक संप्रेषण है इसमें चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आपने लेसन नंबर यूनिट 1 का अगर लेसन नंबर 1, 2 देखा हो तो उसमें मैंने संकेत के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ पीछे की वीडियोस भी देख करो। लेकिन संकेत किस चिन्ह में पहले बता दो। जैसे चिन्ह है, जैसे कि मैंने जैसे मैं रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ और आगे मुझे राइट मुड़ना है, वहां पे क्या रहेगा? एक ऐसा करके चिन्ह रहेगा। तो उस चिन्ह से मुझे क्या पता चल जाएगा? मुझे भाई राइट मुड़ना है और लेफ्ट साइड में नहीं जाना। जैसे कहीं जंगल में होता है, वहां पे एक गोल सा बना रहता है और वो ऐसा बना रहता है, उससे क्या होता है? वो डेंजर का साइन होता है। तो क्या होता है? वो एक तरह का चिन्ह का ही काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा संकेत। जैसे कि मान लो मैं किसी चाय की दुकान पे गया, कुरकुरे की दुकान पे गया, ठीक है, यानी किसी भी फॉर्चून की दुकान गया, वो कहता है मुझे क्या चाहिए, मैंने उसको 10 रुपए दिए, मैंने कहा, मैंने उंगली कर दिया कि मुझे वो कुरकुरा चाहिए, मैंने बोला नहीं, मैंने बस इशारा कर दिया, तो वो हमारा क्या हुआ? संकेत हुआ। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनरी में जाऊं, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा बताऊं तो जैसे मान लो हम शादी पार्टी में कहीं जाते हैं, किसी लड़के को देखा दूर से ही आंख मारते, तो वो भी क्या हमारा एक संकेत है ना? ये ज्यादा अच्छा समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रतीक। प्रतीक को जो है समझना थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, प्रतीक को हम आसानी से नहीं समझ सकते, थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन प्रतीक का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। प्रतीक का मतलब होता है किसी भी चीज का, जैसे कि मान लो मैंने एक पेड़ देखा, इस पेड़ को यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, लेकिन इस पेड़ को मैं हटा दूं यहाँ से, ठीक है, कट करके हटा दूं, लेकिन वहां पे कुछ चिन्ह रह जाएंगे, वो क्या है? वो एक प्रतीक है ना, कि वहां पे थे। और हाव भाव का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। हाव भाव क्या होते हैं? हमारे जो फीलिंग्स होती है, एक तरह से आप कह सकते हैं, या फिर हमारा बोलते टाइम जो हमारी हाथ मूवमेंट होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, वो भी हमारा हाव भाव कहलाता है। ठीक है, सभी ज्ञात संस्कृतियों में संकेतों, चिन्हों एवं प्रतीकों का अमौखिक संप्रेषण प्रतीक के लिए उपयोग किया जाता है। इतना समझना है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं चिन्ह। देखो चिन्ह आ गया, इसका उपयोग दैनिक जीवन में चित्रों एवं रेखा चित्रों के रूप में मिलता है। यानी हमारे दैनिक जीवन में मैंने जैसे ट्रैफिक का एग्जांपल दिया, जंगल का एग्जांपल दिया, और कहीं पे जाते हैं जैसे किसी स्टेशन में गए तो वहां पे हमें क्या रहता है? फ्री वाईफाई अवेलेबल, तो वहां पे हमें क्या कहते हैं? चिन्ह दिया रहता है, हम उसको कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं प्रतीक। देखो जैसे कि मैंने बताया, प्रतीक को समझना एवं परिभाषित करना ज्यादा कठिन है। इसे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं वह विधि जिसमें कल्पनाशीलता का भाव हो, जिसमें कल्पनाशीलता का भाव हो। जैसे भी मैंने पेड़ का एक एग्जांपल दिया था, मान लो यहाँ पे कोई पेड़ लगा हुआ है, मैंने इसको उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन वहाँ पे कुछ जड़ें देखने को मिल जाएंगी, तो क्या होगा? मैं इससे अनुमान लगा सकता हूँ यहाँ पे एक पेड़ होगा, पेड़ होगा उसके प्रतीक से। जैसे मान लो हमने कहीं नया मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ इसको, हाँ ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कहीं पे नया प्लॉट लिया, ठीक है, और वहां पे जब मैं जाता हूँ तरी यानी कि वो जो कुर्सी वगैरह कसते हैं, जो बेस होता है उसकी खुदाई शुरू करवाता हूँ, नीचे देखता हूँ कि काली काली मिट्टी निकली, गंदी मिट्टी निकली, तो मैं इसके क्या अनुमान लगा सकता हूँ? यार एक टाइम पे ना यहाँ पे क्या है कि लोग ना कूड़ा कचरा फेंकते होंगे, इस वजह से कितनी पन्नी वन्नी है और कितना ज्यादा गंदा है, लोग गंदा पानी भी बहाते होंगे। तो ये क्या है? ये हमारा एक अनुमान है। ठीक है, ये प्रतीक, यानी हमें प्रतीक कौन दे रहा है? वही गंदा पानी, काली मिट्टी। ठीक है, और मान लो कहीं अच्छी जगह करते हैं तो वहां पे हमें पत्थर निकलते हैं, टाइल्स निकलते हैं, हम यहाँ पे क्या अनुमान लगा सकते हैं? या मान लो कोई दुकान है, ठीक है, जैसे आपने सीआईडी मूवी देखी होगी, मैं थोड़ा सीरियल में जाता हूँ, वहाँ अच्छा समझ में आएगा। मान लो जैसे कि आप लोगों ने सीआईडी फिल्म देखी होगी, उसमें जैसे कुछ कभी बार क्या होता है कि उन्हें एक चिन्ह मिलते हैं कि भाई ये बाल मिला, ये बाल जरूर, या तो अगर बड़े वाले तो लड़की का होगा या लड़के का होगा, या फिर कोई दुकान है वो खाली करके चला गया, वहाँ पे खत्म हुआ है, तो वहाँ के जो वातावरण है उसको देख करके अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे किस तरह का काम हुआ होगा, है ना, या फिर वो मरा हुआ जो मृत व्यक्ति है उसको देख करके पता लगा कि किस तरीके से इसको मारा होगा। तो एक अनुमान लगाना ही हमारा प्रतीक होता है, और जिसके बेस पे हम लगाते हैं वही हमारा प्रतीक कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात का सुचारू संचालन हाथों के संकेत द्वारा किया जाता है। जैसे संकेत का दे दिया। सड़कों पर यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए साइड बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये मौखिक संप्रेषण के रूप है। ये क्या है? अमौखिक संप्रेषण के रूप है। यहाँ पे आ आएगा, यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, इसी प्रकार लाल बत्ती होने पर गाड़ियों का रुक जाना और हरी बत्ती हो जाने पर गाड़ियों का चलना कक्षा में अध्यापक द्वारा मेज थपथपाकर चुप हो जाने पर का भी ये एक संकेत। ये लाल बत्ती होती है, हमें कैसे पता भाई लाल बत्ती हुई तो हमें रुकना है? ये क्या है? ये एक चिन्ह है, एक संकेत है ना।
संकेत की तरह काम करता है। जैसे हमारे टीचर हैं, मैच पे थप थप करते हैं तो हम क्या होते हैं, हम चुप हो जाते हैं, हम नहीं बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी एक तरह का संकेत है। ठीक है, अब बात करते हैं, अपना सेकंड आता है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण के जिसे नाम से पता चला कि हमें मुख से निकली हुई बातें जो मुंह से बोली जाए वो हमारा मौखिक संप्रेषण कहलाता है। मुख से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण मौखिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, इसमें वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने होकर मौखिक वार्तालाप करते हैं। वक्ता यानी होता है कहने वाला, श्रोता यानी होता है सुनने वाला। ठीक है, यह एक ऐसा संप्रेषण है जिसमें स्वरतरी का उपयोग किया जाता है। स्वतंत्री का उपयोग किया जाता है, यानी स्वरों का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा फंडा, हम इसमें स्वर का यानी अपने स्वर यानी आवाज का उपयोग करते हैं। इसमें चिल्लाने से लेकर भाषा के बोले गए शब्द तक होता है। इसमें चिल्लाने से लेकर के भाषा के बोले गए शब्दों तक होता है। मानव की स्वर तंत्री एक तरह से संप्रेषण की विधि है। मानव की स्वर क्या है, एक तरह से संप्रेषण की विधि है और यह बौद्धिक आविष्कारों का प्रतिनिधित्व करती है। और ये क्या करती है, बौद्धिक आविष्कारों का प्रतिनिधित्व करती है। एक शिशु का मानसिक विकास मौखिक संप्रेषण के बल पर ही होता है। एक शिशु का जो मानसिक विकास होता है वो मौखिक संप्रेषण के बल पर ही होता है। ठीक है, यानी कि देखो, एक जो शिशु है, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका विकास किस तरीके से होगा, उसको मैं आखिर बताऊंगा भाई अच्छी बातें बोलना है, उसको मैं अच्छी बातें सिखाऊंगा तभी तो वो अच्छा करेगा, नहीं तो वो अगर हमको कुछ सिखाएं तो खुद ही सीखेगा। तो क्या होगा, वो कुछ गलत भी सीखेगा, मतलब 80% गलत सीखेगा, 20% वो सही सीखे शायद, है ना। तो इसलिए जो एक शिशु है, एक छोटा बच्चा जो है, उसका जो मानसिक विकास होगा वो भी किससे होगा, मौखिक संप्रेषण के बल पर ही होता है या होगा। ठीक है, कुछ बड़ा होने पर वह आंगिक के साथ मौखिक संचार भी कर सकता है। मौखिक संचार, जैसे कि मान लो कुछ हम बड़ा करते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं अगर सामने अगर कोई मेरा बच्चा बैठा होगा तो वो क्या करेगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज को भी देखेगा। जैसे आप लोग अभी डायरेक्टली एक वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हो तो आप बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन क्या है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज हो रही है, तो ये कौन देख सकता है, ये जब कोई सामने आएगा बंदा वो देख सकता है कि नहीं है। तो मौखिक संप्रेषण में हम बॉडी लैंग्वेज का भी उपयोग करते हैं, यानी कि आंगिक के साथ मौखिक संचार का भी सहारा लेते हैं, यानी अंगों के साथ, यानी कि हमारा जो शरीर है इसके साथ साथ हम मौखिक संप्रेषण का सहारा लेते हैं। स्कूल जाकर लिखने और बोलने का ज्ञान अर्जित करते हैं। स्कूल जाकर के हम लिखने और बोलने का जो ज्ञान है वो क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। यह एक प्रभावकारी माध्यम है। यह क्या है, एक प्रभावकारी माध्यम है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी का एक छोटा सा टॉपिक है मौखिक संप्रेषण संबंधी कुछ सामान्य सुझाव, यानी मौखिक संप्रेषण से सामान्य कुछ सुझाव दिए गए हैं वो देख लेते हैं। शब्दों के चयन में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। हमें कब क्या और कहाँ बोलना है, यानी कि शब्दों के चयन में हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कुछ हमें ऐसे शब्दों का ज्ञान, मतलब हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिसका हमें ज्ञान ना हो, या फिर कोई हमें ऐसे वर्ड नहीं बोलने चाहिए जिससे कि सामने वाले को हर्टिंग हो या बुरा लगे, या फिर वो हमारे ऊपर उंगली उठा दे। तो हमें अपने शब्दों का हमेशा क्या करना है, सावधानी पूर्वक सावधानी बरतनी चाहिए कि किसका कहाँ पर यूज करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है, खास तौर से किसके सामने बात की जा रही है, खास तौर पे किसके सामने बात की जा रही है। अब ऐसा नहीं कि जैसे हम अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, भाई जा ये वो, इस तरीके से हम अपने पापा मम्मी या फिर अपने गुरु के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, है ना। तो इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, हम किसके साथ खड़े होकर कहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना ही शब्द प्रयोग कहलाता है। इसका ध्यान रखना ही क्या कहता है, शब्दों का प्रयोग कहलाता है, शब्दों पर अपनी सावधानी कहलाती है। ठीक है, बहुत तेजी से बोलने पर सुनने वाला व्यक्ति जल्दी ही आपकी बातों में दिलचस्पी लेना बंद कर देता है। कुछ बातें जो है हमें इतनी जल्दी जल्दी भी नहीं बोलनी चाहिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारी बातों में इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दे, वो क्या करे, बस सुने उसको। तो हमें क्या है, कुछ बातों को थोड़ा ना इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए ताकि लोग सामने वाला हमें सुने। ठीक है, अगर जल्दी जल्दी हम कोई भी बात बोलते हैं तो क्या होगा, सामने वाला जो व्यक्ति है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर वो हमारी बातें इग्नोर करने लगेगा। इसलिए सामान्य गति से बातचीत करना प्रभावी कहा जाता है, यानी कि सामान्य गति से, यानी नॉर्मली हमें जिस तरीके से हम बात करते हैं उस तरीके से हमें नॉर्मली बात करनी चाहिए ताकि सामने वाले का जो अटेंशन है वो हमारी ओर बना रहे, है कि नहीं। ठीक है, प्रभावकारी ज्यादा रहता है नॉर्मल बात करते हैं।
ठीक है। ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति भी आमतौर पर घातक साबित होती है। ज्यादा बोलने की जो प्रवृत्ति है या जो आदत है वो भी क्या करती है, आमतौर पर कभी क्या करते हैं, घातक साबित हो जाती है, घातक सिद्ध हो जाती है। छोटे छोटे वार्तालाप को ध्यान से सुनना और समझा जाता है। छोटे छोटे जो वार्तालाप है उसको सुना और समझा जाता है। यानी कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बोल रहे हैं तो एकदम लंबी लंबी बस फेंके जा रहे। कुछ बातों का कहते हैं ना, छोटे शब्दों में ही बहुत बड़ा ज्ञान छुपा होता है। तो उस तरीके से ऐसी बात बोलो कि सामने वाला समझे, उसको सुने। क्योंकि देखो अगर आप चार के बीच में खड़े हो, ठीक है, और वहां पे अगर आप सबसे ज्यादा बोल रहे हो ना, तो चारों तो वो तीन, मतलब एक तो आप हो ही, तीन जो लोग हैं ना वो क्या करेंगे, आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देगा, इग्नोर करना। इसलिए कहते हैं थोड़ा कम बोलो। उससे क्या होगा ना, सामने जब आप बोलोगे तो सामने वाला क्या है ना, आपको अटेंशन देगा, सुनेगा आपकी, है ना। तो इसलिए थोड़ा कम बोलो, ठीक है। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर से चुनने वाला असहजता महसूस कराता है। यानी कि नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, अब ऐसा नहीं कि हम लोग चार के बीच में बैठ के बातें कर रहे हैं और अपनी कभी हम टांग लंबा कर रहे हैं, कभी कभी इधर खुजा रहे हैं, कभी उधर खुजा रहे हैं। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज जो है हमें नहीं देना चाहिए। और जो अलग अलग हम पोज में बैठते हैं, जो पोस्चर देते हैं, उससे भी सुनने वाला जो है असहजता महसूस करने लग जाता है। मान लो हम किसी सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, बात करते करते अपनी नाक में उंगली डाल रहे हैं, तो क्या होगा, सामने वाला जो है ना वो एक अच्छा फील नहीं करेगा, वो क्या असहज अनकंफर्टेबल फील करने लगेगा। मान लो किसी लड़की से हम सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं और बार अगर हम उसकी आंखों में ना देखकर अगर हम उसको गलत तरीके से देख रहे हैं या फिर किसी अजीब तरीके से देखें, तो क्या होगा, सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करने लगेगा। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने जो पोस्चर है उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसलिए सहज होकर विचारों को रखें। इसलिए एकदम नॉर्मली चिल करते हुए अपनी बातों को, अपनी पूरी बातों को ध्यान से सोच समझ के सामने वाले के सामने रखें और उसको तब तक उस बात को एक्सप्लेन करें, तब तक समझाएं जब तक कि वो समझ ना सके, ठीक है। जब कोई बोल रहा हो तो बीच में उसकी बातों को नहीं काटना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति है वो अपनी बातें बोल रहा है, तो बीच में हमें उसकी बातें नहीं काटनी चाहिए। जो भी बातें हैं आपके मन में, जो भी डाउट आ रहे हैं उसकी बात को लेकर के पहले उसकी पूरी बात सुन लो। क्या पता आपके मन में जो अभी डाउट आया वो पूरी बात खत्म होने के बाद वो डाउट खत्म हो जाए, है ना। तो इसलिए अगर सामने वाला कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी पूरी बातें सुन लो। उसके बाद भी अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होता है तो उससे पूछ लो। बीच में उसकी बातें नहीं काटना चाहिए। धैर्य से सुनना और समझे, जब उसकी बात खत्म हो जाए तब अपना प्रश्न रखें। यानी धैर्य पूर्वक उसको सुनो, ठीक है, समझो, और जब उसकी बातें खत्म हो जाए तब अपना क्वेश्चन उसके सामने रखो, अपना प्रश्न उसके सामने रखो। भाई मुझे ये डाउट है, तुमने यहाँ पे ये कैसे कर दिया, है ना। तो सामने वाले की बात खत्म होने के बाद ही अपना क्वेश्चन रखें। बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों से बचे जिसका अर्थ का ज्ञान आपको ना हो। जब हम बातचीत करते हैं तो बिल्कुल भी ऐसे वर्ड का, ऐसे शब्दों का उच्चारण या फिर उपयोग ना करें जिसका कि अर्थ ही आपको मालूम ना हो, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंट में जाकर के आप बोले ये मेरे से बड़ा कोई नहीं है, भीम भीम छोटा भीम, और जाके आपने कुछ ऐसा लैंग्वेज, ऐसा वर्ड का यूज कर दिया जिसका मीनिंग आपको ही नहीं पता और आप पूछने चल दिए बच्चों से, ठीक है। कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि जैसे कि सामने वाला, मैं पढ़ा रहा होता हूँ, सामने वाला आके कुछ मेरे से पूछ लेता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ जो वर्ड पूछता है उसका मीनिंग मुझे भी नहीं पता होता है, लेकिन वहाँ पे वो मेरा मुद्दा नहीं है, वो हो जाता है कभी कभार, है कि नहीं। तो अपनी तरफ से ऐसी गलतियाँ ना करो। अगर कोई पूछ ले, देखो भाई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो, क्योंकि हर चीज़ हमें पता हो ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से हम भूल जाते हैं। जैसे कि आज अगर हम बात किए जाए, आज भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बीए में आ गए, 12th में आ गए, 10th में आ गए। शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको कि अ से अनाज पूरी आती होगी। हाँ, लिखने के लिए कुछ भी दे दो लिख देगा वो, मेरे को भी लिखने के लिए कुछ भी दे दो मैं लिख दूंगा, लेकिन मुझसे आज से अनाज अगर मुझे पूछा जाए तो रियलिटी बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, ठीक है। तो वो अपना मुद्दा है, उसको छोड़ दिया। अंदर की बातें हैं बाहर निकल गई, दिल की बातें मतलब फ्लो में बाहर निकल गया। देख रहे हो, गलत बातें तो बाहर निकल गया, है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है मेरा मौखिक संप्रेषण के लाभ, ठीक है। यानी जो मौखिक संप्रेषण है, जब हम मुख से बोलते हैं, आमने सामने बात करते हैं, तो उसका क्या लाभ होता है, उसका कुछ तो लाभ होता होगा, है ना। तो देखो इसके लाभ भी पढ़ लेते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप लोग मुझे कमेंट बताओ, नहीं तो मैं तो यहाँ बता ही दूंगा। देखो, वक्ता को यदि लगता है कि, यानी कहने वाला, जो वक्ता कौन है, कहने वाले को अगर लगता है कि, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, वक्ता को यदि लगता है कि उसके संदेश को नहीं समझा गया तो वह उसे पुनः संप्रेषित कर सकता है। यानी कि जो कहने वाला व्यक्ति है और जो सुनने वाला व्यक्ति है, अगर कहने वाला यानी कि
अगर ए व्यक्ति को लगता है कि बी को समझ में नहीं आया तो उसी से टाइम पे वो क्या करेगा, समझा देगा उसको, तुरंत ही समझा देगा उसको। ठीक है, वक्ता अपने संदेश के संबंध में भ्रम की स्थिति को तुरंत स्पष्ट कर सकता है। मान लो जैसे कि ए वाला व्यक्ति बी वाले व्यक्ति से कुछ कह रहा है, देखिए जो बी वाला व्यक्ति है उसके मन में कोई डाउट है, तो ए वाला जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, उसके डाउट को तुरंत ही क्लियर कर देगा। सबसे बड़ा लाभ तो हमारा यही है। ठीक है, उसके बाद वक्ता इससे संदेश प्राप्तकर्ता के मनोभाव, भावनाओं, मतों और विश्वासों में बदलाव ला सकता है। जो वक्ता है अपने संदेश के इससे अपने संदेश और प्राप्तकर्ता जो है, जो प्राप्त कर रहा है उसको, ठीक है, उसके मनोभाव, भावनाओं, मतों यानी जो उसका मत है उसके विश्वासों में बदलाव ला सकता है। ठीक है, मौखिक संदेश लिखित संदेश की बजाय अल्प समय में प्रसारित किया जा सकता है। यानी जो मौखिक संदेश है, ठीक है, जैसे जो मुख से बोले जाते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लो हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, लिख के चैटिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा, लिखने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही हम कॉल पे बात करके अगर किसी को कहे तो हमें क्या होगा, लिखने से कम समय में ही, ठीक है, अगर लिख करके अगर हम उसको 1 मिनट में कोई बात समझा रहे हैं तो वही हम अगर बात करके कॉल पे बात करके डायरेक्ट फेस बात करें मौखिक संप्रेषण से, तो क्या होगा, उसको हम 40 to 30 सेकंड में ही समझा सकते हैं। यानी कि 1 मिनट की जगह हम उसको 40 से 30 सेकंड में ही समझा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा गया मौखिक संदेश जो है लिखित संदेश की वजह अल्प समय में प्रसारित किया जा सकता है। जो मौखिक संप्रेषण है उसको जल्दी प्रसारित किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लिखित संप्रेषण से। ठीक है, मौखिक संप्रेषण की एक विशेषता यह है कि इसमें एक बड़े समूह के साथ संवाद किया जा सकता है। जो मौखिक संप्रेषण है इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है या विशेषता ये है कि ये एक बड़े समूह, यानी अगर 100 लोग भी खड़े हो ना, उसके बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके बीच खड़े होकर के संवाद कर सकते हैं मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौखिक संप्रेषण की सीमाएं। ठीक है, यानी कि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, वो क्या है उसको देख लेते हैं। मौखिक संप्रेषण का कोई स्थायी अभिलेख नहीं होता। जो मौखिक संप्रेषण है इसका कोई भी स्थायी अभिलेख नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला कि ले भाई मैंने तेरे को 10 रुपए दिया, अब तू मुझे कल लौटा दियो। लेकिन अगर कल आप बोल दो भाई तूने मुझे कब दिया था और कब तूने बोला कि ले मुझे 10 रुपए कल लौटा दियो, नहीं बोला ना, छोटी बात कर दी क्या 10 रुपए की, चलो 10 लाख दे दिया मैंने, है ना, है ही नहीं यार, मजाक कर रही हूँ, छोड़ो। देखो मैंने अभी दे दिया तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ हम दोनों जानते हैं। अगर वही मैं अगर लिख के दे दूं तो आप मेरे पास क्या रह जाएगा, प्रूफ रह जाएगा। अगर मैं आपको कैश देता हूं तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर मैं वही ऑनलाइन पेमेंट करूं तो मेरे पास क्या रहेगी, हिस्ट्री रहेगी, भाई मैंने आपके पास भेजा है, आप पीछे नहीं हट सकते, ये दिखा सकता हूं मैं, है कि नहीं। तो क्या है, ये हमारी एक मौखिक संप्रेषण एक सीमा है, ठीक है, एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक, इसे साक्ष्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। जो अगर मुख से कितना भी बोल लो, मान लो अदालत जाते हैं हम लोग, ठीक है, आप चीख के बोल दो कि मैंने मर्डर नहीं किया, अगर प्रूफ नहीं है तो आप कोई भी चीज साबित नहीं कर सकते। सिंपल सा फंडा है, इसका कोई भी साक्ष्य सबूत नहीं रहता। ठीक, यदि वक्ता बोलने में कुशल नहीं है तो वह उचित प्रभाव पैदा नहीं कर पाएगा। लेकिन देखो जो वक्ता है यानी जो बोलने वाला व्यक्ति है, अगर वो बातचीत करने में सरल और सहज और कुशल नहीं है तो क्या होगा, वो अपना जो है प्रभाव लोगों पर नहीं फैला पाएगा। ठीक है, यानी कि अपना जो है अपनी ओर अटेंशन नहीं पा पाएगा लोगों का। ठीक है, कई बार मौखिक संप्रेषण कार्यालयी दृष्टि से उचित नहीं होता है। कई बार जो मौखिक संप्रेषण है ये उचित नहीं होता है। यदि कार्यालयी दृष्टि यानी आप इसी में देख सकते हो कोर्ट वगैरह, कोर्ट कचहरी में कार्यालय का मतलब वही होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कई बार मौखिक संप्रेषण कार्यालयी दृष्टि से उचित नहीं होता है, यानी कानूनी दृष्टि से उचित नहीं होता है। यदि श्रोता द्वारा बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। यदि जो श्रोता है, जैसे कि मैंने वक्ता है, मैंने कहा कि भाई चीनी में चाय में चीनी कम है। अगर आगे जा करके जो श्रोता है उसने क्या कर दिया, वो बोल दे कि चीनी में चाय कम है, तो क्या हुआ, अर्थ का अनर्थ हो गया। मैंने क्या बोला था, चाय में चीनी कम है, और श्रोता जो सुना उसने क्या कह दिया जाके आगे कि चीनी में चाय कम है, तो क्या हुआ, अर्थ का अनर्थ हो गया, है ना, गोबर कर दिया गया पूरा। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मौखिक संप्रेषण के माध्यमों को 2 भागों में विभाजित किया
जा सकता है। जो मौखिक संप्रेषण के जो माध्यम है उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आता है हमारा, पहला है परंपरागत माध्यम और दूसरा है आधुनिक माध्यम। परंपरागत माध्यम क्या है वो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा, और आधुनिक माध्यम क्या है वो मैं आपको परसों बताऊंगा, ठीक है, यानी कि वो भी आगे ही बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम परंपरागत माध्यम के बारे में, ठीक है। परंपरागत माध्यम हमारी ग्रामीण संस्कृति की देन है। जो परंपरागत जो माध्यम है ये हमारी किसकी से देन है? ग्रामीण संस्कृति की देन है, यानी गांव देहात की देन है। इस परंपरागत जन माध्यमों में लोकगीत, ठीक है, कई सारे देखे होंगे अपने लोकगीत लोकनाट्य वगैरह होते रहते हैं, वो हमारे क्या है? परंपरागत माध्यम है लोगों तक किसी बात को पहुंचाने का, ठीक है। लोक नृत्य, लोक कथा, लोकनाट्य, कठपुतली, अभिनय, नुक्कड़ नाटक आज भी प्रभावशाली संप्रेषण के सशक्त माध्यम है, ठीक है। ये सभी क्या है? ये हमारे परंपरागत माध्यम है। आप लोगों को ये चीजें जो है याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि पहला है हमारा लोकगीत, ठीक है। लोकगीत के माध्यम से कैसे हो सकता है? देखो पहले आज के जमाने में कई सारे ऐसे लोकगीत गाए जाते हैं, या फिर शादी वादी जो गाँव में होती है उसमें देखा होगा आपने, गीत वगैरह गाते हैं, तो उसका जरूर कुछ ना कुछ मैटर, एक मुद्दा होता है, एक टॉपिक होता है, उसी को लेकर के वो लोग गाते हैं, उसका कुछ ना कुछ मायने होता है। तो वो क्या है? एक संप्रेषण, एक माध्यम देने का स्रोत है, ठीक है। उसका लोक नृत्य, कई ऐसे जगह है जहाँ पे लोक नृत्य किए जाते हैं और उनका भी कोई ना कोई मतलब कि संदेश पहुंचाने का एक होता होगा कुछ, है ना। उसी तरह से लोक कथाएं वगैरह होती है जिसका कोई ना कोई एक मोटिव होता है। लोकनाट्य है कठपुतली अभिनय, यानी कठपुतली नचाए जाते हैं, जैसे कि आपने टीवी में देखा होगा, है ना। और आजकल तो एनिमेटेड हो रहे हैं तो काफी अच्छा आपने देखा होगा, कठपुतली अभिनय तो देखा होगा। नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक क्या होता है? जैसे कि मान लो कहीं चौराहा वगैरह होता है ना, वहां पे ये नाटक किया जाता है और कुछ ना कुछ उससे हमारा मेन मोटिव दिया जाता है जिसका आशय होता है, ठीक है। ये कलाएं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सार्थक भूमिका निभा रही हैं। ये जो कलाएं हैं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? सार्थक भूमिका निभा रही है। नशा, मद्यपान, निरक्षरता, अंधविश्वास, सांप्रदायिक वैमनस्य, जनसंख्या नियंत्रण, कुपोषण, अस्वच्छता, शौचालय, दहेज प्रथा आदि अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने में इन जन माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सभी के माध्यम जितने हैं, जैसे कि कुपोषण के कुपोषण के जो शिकार लोग हैं उनसे बचाना, अस्वस्थता से करना, जनसंख्या नियंत्रण करना, सांप्रदायिक वैमनस्य, यानी वैमनस्य का मतलब क्या होता है? लोगों के बीच में मतभेद होना, ठीक है। उसके बाद अंधविश्वास कई सारे फैला हुआ, निरक्षरता, है ना, यानी कि जो अनपढ़ता है उन सबसे लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों की जो पीछे की जो कुछ बातें हैं, दहेज प्रथा आदि सामाजिक जो बुराइयां हैं उसके विरुद्ध क्या जागरूकता फैला रहे हैं लोग। अपने जन माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये माध्यम है एक तरह से, ठीक है। ये हमारे जो नाटक वगैरह हो रहे हैं, ये कलाएं हो रही है, ये क्या है? लोगों को अंधविश्वास से बचाने के लिए एक माध्यम है, महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। सहजता, सुगमता और सुलभता के चलते पारंपरिक माध्यम सामाजिक जागरूकता के सही संवाहक भी हो सकते हैं। इसकी सार्थकता आज़ादी के आंदोलन के समय सिद्ध हुई, जब गांव और सड़कों पर निकलने वाली प्रभात फेरियां, नौटंकियां और स्वांगों ने आंदोलन की लो लगातार प्रज्वलित रखी थी। यानी कि ये सभी जो लोग हैं, ये सभी जो नाटक है, इस नाटकों की वजह से सहजता, सुगमता और सुलभता के चलते पारंपरिक माध्यम, ये जो पारंपरिक माध्यम थे, इन सभी से सामाजिक जागरूकता जो थी बहुत अच्छी फैलाई रखी गई थी। लोकनाट्य, लोगों की मनों में लोकगीत ऐसे चलाए गए थे जिस वजह से क्या है, लोगों के अंदर एक बुराई के प्रति लड़ने की क्षमता है ना। जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली लानी थी, तो ये सभी क्या है? ये एक लोकनाट्य ही है, या फिर एक कह सकते हो आप ये एक नाटक के रूप में प्रदर्शित किया गया और एक लोक गीत है, ठीक है, जिससे कि लोगों के मन में एक बुराई के प्रति लड़ने के लिए क्या है, एक अंदर से हिम्मत का वो होना, या फिर किसी भी भावना को उत्तेजित करना, है ना। तो ये सभी क्या है? जो लोकनाट्य है, नौटंकी है, ये स्वांग है, ये सभी क्या है? एक आंदोलन को लगातार प्रज्वलित करने में मदद कर रही है। लोगों को हमेशा अपने हक के लिए लड़ने के लिए लोगों को क्या कर रही है? आगे बढ़ा रही है, अग्रसित कर रही है, ठीक है। पारंपरिक माध्यमों की प्रमुख विशेषताएं उनकी स्रोत से निकटता, स्थानीयता और विश्वसनीयता है। पारंपरिक माध्यमों की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? उनकी स्रोत से निकटता,
ठीक है, यानी कि जो उनका स्रोत है, मेन स्रोत जो है उससे निकटता है। ठीक है, स्थानीयता, वो एक स्थान पर है, और विश्वसनीयता, और उन्हें विश्वास है कि ये होगा। जैसे कि आज तो कलयुग चल रहा है, लेकिन आज से अगर बात किया जाए द्वापर, जब हमारा सतयुग चल रहा था, उस टाइम पे क्या था, लोगों के मन में एक विश्वास होता था, एक ट्रस्ट होता था कि मुझे कुछ भी करना है, मुझे भगवान ही देगा, ईश्वर ही देगा, खुदा ही देगा। तो लोगों के मन में क्या होता था, लोगों के मन में उस टाइम पे विश्वास था, है ना। स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण विभागों ने अपनी कई योजनाओं को पारंपरिक माध्यमों से प्रसारित किया और सकारात्मक परिणाम भी मिले। कई ऐसे सकारात्मक परिणाम भी मिले। किसके किसके जरिए से? लोकनाट्य, नुक्कड़ नाटक, नौटंकी, ये जो होते हैं, उन सभी ने, उनसे आंदोलन हुए, लोगों का जो है लोगों को समझ आई, उसके बाद लोगों का सकारात्मक और उन्हें अच्छा प्रभाव देखने को मिला। आज के रेडियो टेलीविजन पारंपरिक माध्यम के ही विकसित रूप है। आज के जो ये रेडियो है, टेलीविजन है, ये क्या है? पारंपरिक माध्यम का ही एक विकसित रूप है, विकास किया गया एक रूप है। अब आता है हमारा आधुनिक संप्रेषण के माध्यम, जो कि हमारा सेकंड था। देखो, आपको पारंपरिक माध्यम क्या था वो समझ में आया। अब बात करते हैं आधुनिक संप्रेषण माध्यम की। ठीक है, साक्षर, निरक्षर, निर्धारण और नेत्रहीन सभी मनुष्यों के लिए आधुनिक संप्रेषण माध्यम वरदान सिद्ध हो रहे हैं। रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, हार्डवेयर, मेल सर्विस, इंटरनेट, वीडियो, ब्रॉडबैंड वीडियो नेटवर्किंग, उपग्रह संचार, सेल्युलर केवल, डिश टीवी एफएम, व्हाट्सएप, सीडी वीडियो, कैसेट, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि आधुनिक संप्रेषण माध्यम, यानी जितने भी ऑनलाइन ऐप है, ये सभी क्या है? हमारे आधुनिक। यानी कि देखो, आज कोई भी चीज होती है, लोग और कोई भी न्यूज फैलाना होता है, वो क्या करते हैं? अपने जो स्मार्टफोन है उससे नेटवर्क का जरिया अपनाते हैं, मेल करते हैं, और भी कई सारे जो है नेटवर्किंग का एरिया अपनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना करके छोड़ते हैं यूट्यूब पे, चैनल पे, कई जगह पे ऐसी वीडियो का यूज करते हैं। उससे क्या होता है? लोगों के मन में क्या है, उसके प्रति एक जागरूकता आती है। जैसे आज से कुछ दिन पहले आपने देखा था, ट्रक वालों के लिए हुआ था कि उनके ऊपर 10 लाख का, अगर किसी एक्सीडेंट हो जाए 10 लाख का उनको चालान भी देना था, है ना, मुआवजा देना था, प्लस उनको 10 साल की जेल होती थी। तो उसके प्रति लोगों ने काफी ज्यादा हड़ताल किया। किसके माध्यम से किया? एक आधुनिक रूप से भी किया, और एक अपने अनुसार भी किया, एक परंपरागत भी किया और आधुनिक भी। सभी लोगों तक ये बात कैसे पहुंची? नेटवर्किंग के जरिए, नेटवर्क के जरिए सभी लोग क्या है, एक दूसरे किसी ना किसी सोशल मीडिया ऐप से जुड़े हुए, उसके जरिए पहुंची। तो लोगों के मन में क्या हुआ? एकजुटता आई। किसके माध्यम से? आधुनिक संप्रेषण के माध्यम से। ठीक है, आज संप्रेषण के क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली भूमिका अदा कर रहा है। कौन? संप्रेषण, आधुनिक संप्रेषण माध्यम जो है आज हमारे क्षेत्र में, यानी संप्रेषण के क्षेत्र में बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव भूमिका अदा कर रहा है। फीडबैक की सक्रियता के कारण एफएम रेडियो ने अपने श्रोताओं के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। जो फीडबैक की जो सक्रियता है, उसके कारण एफएम जो रेडियो है, उसने अपने श्रोताओं के दिलों में, जो सुनने वाले लोग हैं उनके दिलों में अपनी एक खास जगह बना रखी है। संप्रेषण के इस आधुनिक माध्यमों ने लोगों की जीवन शैली, व्यवहार, यानी कि जो संप्रेषण का जो आधुनिक माध्यम है, इसने क्या किया है? लोगों की जो जीवन शैली है, उनका जो व्यवहार है, सोच है, उसमें भारी बदलाव किया है, बहुत ही ज्यादा परिवर्तन किया है। कभी सूचनाओं को तरसते संचार में अब सूचनाओं की बाढ़ सी आ गई है। एक समय हुआ करता जब सूचनाएं मिलने के लिए काफी सारे टाइम लगते, जैसे कि आज एक समय, अगर आज से बात करते जब हमारे स्मार्टफोन नहीं आए थे, तब क्या चलता था? हमारा टेलीविजन चलता था, स्टूडियो नहीं, एसटीडी चलता था। तो उस टाइम पे क्या होता है? लोग फोन कॉल करने के लिए लाइन लगा के खड़े होते थे, और तब वो जाकर के कॉल करते, तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे बाद, प्लस पैसे देके करते थे। तो लोग क्या थे? लोग मन में एक, जैसे अगर मुझे बात करें तो वो रोज बात नहीं कर पाते थे, उसे आज बात क्या, फिर 15 दिन बात करें, क्योंकि पैसे लगते थे भाई, और लोगों के पास उस टाइम पे इतना पैसा नहीं था। और आज क्या है? आज लोगों के पास हर चीज है, अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। क्या है? ये एक आधुनिक माध्यम ही तो है। लोगों देखा जाए तो देखो, आधुनिक हमारे लिए, आधुनिकता जो है हमारे लिए अच्छी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरी है। आज हम फोन की, इंटरनेट की वजह से क्या है, अपने परिवार, अपने लोगों से दूर भी होते जा रहे हैं। तो हर चीज में देखो कुछ ना कुछ एडवांटेज है, तो कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेज भी देखने को हमें मिलते हैं। अगर किसी का हमें लाभ है तो किसी का हमें हानि भी होगा।
ठीक है। तो ये सभी मुद्दा नहीं है, फिलहाल हम बात यहाँ कर रहे हैं अपने आधुनिक संचार के बारे में। ठीक है, सूचनाओं का किस तरीके से बढ़ रही है। और एक टाइम पे क्या होता था, कभी क्या होता है सूचनाओं को तरसते थे लोग, और आज क्या हो रहा है सूचनाओं की बाढ़ सी आ गई है, हम जब चाहे तब। जैसे कि पहले क्या होता था, कोई जैसे टीवी चलता है हमारा, है ना। टीवी में क्या होता है, जैसे मैंने अभी देखा और मेरे कुछ काम आ गया तो मैं उसको नहीं देख सकता, लेकिन उसको बाद में नहीं देख सकता। लेकिन अब क्या हो गया है, जैसे मैं अपने फोन में देख रहा हूँ कोई न्यूज, ठीक है, मुझे नहीं देखना अभी, मेरे पास कुछ काम आ गया, मैं इसको यहाँ स्टॉप करके जाऊंगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद में चाहूँ तो उसी जगह से उसको स्टार्ट करके देख सकता हूँ। मान लो पहले हम पढ़ते थे स्कूल में, जैसे हमें टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे मान लो हमें स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, अगर उनकी क्लास मिस हो जाए तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर वही रिकॉर्डेड वीडियो हो, तो क्या है, अगर मैं अभी नहीं देखूंगा तो मैं 2 घंटे बाद भी उस वीडियो को देख सकता हूँ, 4 घंटे बाद भी उस वीडियो को देख सकता हूँ, 10 दिन बाद भी उस वीडियो को देख सकता हूँ। जैसे कि मान लो अगर कुछ बच्चे जो है मेरे साथ जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों क्या अगर मैंने अभी पढ़ाया तो वो अभी पढ़ लिए, लेकिन उनके पास वो अगर चाहे कि यही चीज अगर मैं 10 दिन बाद पढ़ूं तो नहीं पढ़ पाएंगे। अगर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर उन्होंने देखा कि भाई मैंने अभी पढ़ा, और वो अगर 10 दिन या 20 दिन बाद या 2 साल बाद भी अगर उस वीडियो को देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये सभी जो हमारे एक संचार है, आधुनिक है, आधुनिकता है की देन है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, आधुनिक जो संप्रेषण है इसकी वजह से लोगों के बीच में जो दूरियां थी वो भी कम हुई है और दूरियां बढ़ सी भी गई हैं। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड आता है लिखित संप्रेषण। देखो हमने 2 संप्रेषण की बात की, सबसे पहले हमने बात किया अमौखिक संप्रेषण की, उसके बाद हमने बात किया मौखिक संप्रेषण का। देखो अमौखिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, और अब हम बात कर रहे हैं अपने थर्ड लिखित संप्रेषण के बारे में। ठीक है, देखो लिखित संप्रेषण में फीडबैक उतनी जल्दी नहीं मिलता है। जैसे कि मान लो मौखिक संप्रेषण में क्या हुआ, हम आमने सामने बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बात जैसी खत्म हुई, सामने वाले ने कहा कि भाई मुझे ये चीज समझ आया, तो फीडबैक मुझे तुरंत मिल गया, है ना। तो लिखित संप्रेषण में क्या, अगर मैंने कोई लेटर आज लिख के भेजा तो पहले तो 4 दिन बाद वो किसी उस रिसीवर के पास पहुंचेगा जिसको मैंने भेजा है, ठीक है, फिर वो उसको पढ़ेगा, फिर उसका कोई क्वेश्चन होगा, फिर वो मुझे लेटर भेजेगा, तो फिर मेरे पास 4 दिन बाद पहुंचेगा। तो जो मेरा फीडबैक है वो मुझे क्या तुरंत मिल रहा है? नहीं। जितनी जल्दी मौखिक संप्रेषण में होता है उतनी फिर भी सूचनाएं संप्रेषण करने का लिखित माध्यम स्थायी और प्रभावशाली है। देखो जो हमारा लिखित संप्रेषण है इसमें फीडबैक जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन बात किया जाए जितनी जल्दी हमें मौखिक संप्रेषण में होता है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जो सूचनाएं हैं वो संप्रेषित करने का जो लिखित माध्यम है बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रूफ रहता है कि मैंने तुम्हारे पास ये भेजा है। अगर मैं चाहूँ, देखो जैसे कि मैंने अभी कोई बात की तुमसे, ठीक है, मान लो कोई मेरे सामने फ्रेंड है, मैं उससे कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर वही बात अगर 4 दिन बाद पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता, नहीं सुन सकता, है ना, क्योंकि और मैं भी एग्जैक्ट अगर वो सुनना चाहे बोले मुझे उसने बताया तो मुझे बता सकता, लेकिन मैं एग्जैक्ट वही चीज नहीं बता पाऊंगा। जैसे कि मान लो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं कि मैंने ऑफलाइन बच्चों को भी सेम इसी तरीके से पढ़ाओ, सेम यही एग्जाम्पल दिया हो, नहीं हो सकता ना, तो एग्जैक्ट वही चीज नहीं होगा। लेकिन अगर वही मेरा लेटर हुआ तो जो आज लिखा है वो कल भी लिखा रहेगा और 10 दिन बाद भी वही चीज रहेगा, तो एग्जैक्ट आप पढ़ सकते हो। तो फिर भी क्या, वो एक प्रभावशाली संप्रेषण का माध्यम है। ठीक है, लिखित संप्रेषण ज्ञान और शोध को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। जो हमारा लिखित संप्रेषण वह ज्ञान को भी बढ़ाता है और हमारे शोध यानी कि छानबीन करने की जो स्थिति मनोभाव है, स्थिति है, उसको बढ़ाने में भी सहायता देता है। किसी भी व्यवस्था में लिखित संप्रेषण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी व्यवस्था में यानी कोई भी व्यवस्था है उसमें लिखित संप्रेषण जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपने देखा होगा शादी पार्टी जो होते हैं उसमें भी हमारे जो गेस्ट आते हैं वो लोग गिफ्ट वगैरह लेकर, तो उसको भी लिख करके रखा जाता है किसने क्या दिया किसने क्या नहीं दिया, है ना, तो उसका भी एक लिखित ब्यौरा होता है। तो किसी भी व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसमें हमें लिखित संप्रेषण जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी संस्था में विभिन्न दायित्वों और क्रियाकलापों के सुचारू संचालन के लिए लिखित संप्रेषण जरूरी है, किसी भी संस्था में। ठीक है, ज्ञान विज्ञान और विश्व की सूचना और संदेश जब प्रभावशाली ढंग से लिखित लक्षित वर्ग तक पहुंचाए जाते हैं तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। कोई भी भाषा है, कोई भी सूचना है, ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान और विश्व की सूचनाओं और संदेश जब प्रभावशाली ढंग से लिखित लक्षित यानी जब सही से लिख करके लक्ष्य तक पहुंचाया जाए तब वो क्या होगा, तब वो लिखित संप्रेषण, उसको लिखित संप्रेषण कहते हैं, जो कि सही ढंग से लिख करके पहुंचा गया। वैसा नहीं कि आज मैंने खाना खाया फिर मैंने बोल दिया कि मैं सो गया, तो ये क्या हुआ, ये एक मुद्दा ही नहीं बैठा, खाना खाया, नहाया नहीं, धोया नहीं, कहीं गया नहीं, कुछ किया नहीं और सीधा सो गया,
है ना। मान लो कोई रात में हम डायरी लिखते हैं तो हम दिन भर की बातें लिखते हैं। अगर मैं लिख दूं मैं सुबह उठा, सुबह उठ के मैंने मुंह धोया, ट्यूशन गया, फिर मैं रात को आया, खाना खाया, तो एक बात जमी नहीं, बात जमी नहीं। तो बात को जमाना भी जरूरी है, एक फ्लुएंट रहना बातों में जरूरी है। ठीक है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, सड़क किनारे विज्ञापन, साइन बोर्ड, पोस्टर, ईमेल, नोटिस और फैक्स, सॉरी पॉफलेट, पैम्पलेट, सॉरी यहाँ पे पैम्पलेट आएगा। ठीक है, यहाँ पैम्पलेट आएगा, पॉम्फलेट नहीं आएगा। पैम्पलेट आदि लिखित संप्रेषण के उदाहरण है। ये सभी क्या है, लिखित संप्रेषण के उदाहरण है। कई बार मौखिक संप्रेषण से बात नहीं बनती तो लिखित संप्रेषण का सहारा या आश्रय लिया जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो हमारी बातें, मतलब हमारे मुख से बातें सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं, उसको एक लेटर भेज देते हैं लिख के, ताकि वो उसको पढ़े, समझे, और उसमें हम वो सारी बातें एकदम स्थायी पूर्वक लिख देते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं गुस्से में अगर वो हो तो क्या है, अगर हम उसको कुछ अच्छी बातें बताएंगे ना, वो समझ नहीं पाएगा, फिर वो हमसे दूर चला जाएगा। तो अगर हम कोई बातें उसको लिख करके अगर सही से पहुंचा दे तो वो उसको पढ़ेगा, समझेगा, तो हमारे पास आ सकता है, हमसे मिल सकता है। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिखित संप्रेषण के लाभ। अब देखेंगे लिखित संप्रेषण जो इसका लाभ क्या होता है। लिखित संदेश को स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया, जो लिखित संदेश होता है, लिखित संप्रेषण होता है, उसको क्या है, स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है। लिखित संप्रेषण में स्तरीय भाषा एवं स्पष्ट अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे लिखित संप्रेषण होता है, लिखित संदेश होता है, उसमें स्तरीय भाषा यानी कि एक अच्छी स्पष्ट भाषा और स्पष्ट अर्थों का अर्थ और शब्दों का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। लिखित संप्रेषण में जटिल और लंबे संदेशों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे लिखित संप्रेषण है उसमें क्या है, जटिल और लंबे संदेशों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्राप्तकर्ता इसे पुनः पढ़कर समझ सके। प्राप्तकर्ता क्या है, इसको दोबारा पढ़ करके समझ सके। लिखित संप्रेषण की कुछ सीमाएं भी हैं। अगर किसी का लाभ है, किसी की एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो सीमाएं क्या है वो देख लेते हैं। देखो, ऐसे क्षेत्र जहां आज भी तकनीकी सुविधा सुगमता से उपलब्ध नहीं है, वहां लिखित संप्रेषण महंगे होने के साथ साथ आर्थिक समय लेते हैं। इसकी प्रक्रिया में सूचना संग्रहण करना, तैयार करना, टाइप करना और जांचने में काफी समय लग जाता है। यानी कि ऐसे आज भी कई क्षेत्र हैं जहां पर तकनीकी सुविधा जो है उपलब्ध नहीं है, अच्छी तरीके से उपलब्ध नहीं है। वहां पर लिखित संप्रेषण जो है बहुत ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं। जहां उपलब्ध नहीं, जैसे मान लो किसी एरिया में अगर कहीं पे 10 है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे थोड़े बहुत सस्ते पड़ जाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे एक ही है, दुकान वाला एक ही है, वो क्या करेगा, ज्यादा चार्ज करेगा, तो क्या होता है, महंगे पड़ जाएंगे। प्लस लिखित संप्रेषण में क्या होता है, इसको लिखने में, तैयार सूचना को संग्रह करने, पहले तो इसको इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि मान लो मैं वक्ता हूं और आप लिखने वाले हो, तो पहले मैं बोलूंगा, फिर आप उसको लिखोगे, फिर आप क्या करोगे, उसको एक एक बात बैठाओ, क्योंकि मैं जो बोलूंगा एग्जैक्ट वो चीजें आप नहीं लिख पाओगे, है ना। यानी कि लिख लोगे लेकिन वो चीज, जैसे मेरा फ्लो एक अलग होगा और लिखने वाले का फ्लो एक अलग होता है। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सुनोगे, समझोगे, फिर आप उसको अपने तरीके से थोड़ा लिखोगे, बना करके लिखोगे, ताकि सामने वाले को पढ़ने में फ्लो एक लगे, है ना। उसके बाद उसको तैयार करना, लिखना, फिर उसको टाइप करना। टाइप करने में क्या होगा, फिर उसको जांच के लिए भेजना कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, यानी कि जो मैंने बात बोली कहीं उससे कुछ अलग तो नहीं है। मैंने बोला कि मेरे खेत में पानी नहीं मिल रहा और तुमने लिख दिया खेत में पानी अत्यधिक हो गया, कहीं गलत तो नहीं है, तो उसके जांच के लिए भी भेजना। इन सभी में क्या अधिक समय व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड, जिसमें है लिखित संप्रेषण की पहुंच शिक्षित लोगों तक है। जो लिखित संप्रेषण है वो जो उसकी पहुंच है केवल शिक्षित लोगों तक ही है। इसकी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज यही है कि लिखित संप्रेषण केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति ही पढ़ सकता है। अनपढ़ व्यक्ति, जो अनएजुकेटेड व्यक्ति है, उसके लिए कोई भी किसी भी काम का ये नहीं है। अशिक्षित लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। लिखित संप्रेषण का जो उपयोग है अशिक्षित लोग नहीं कर सकते हैं। लिखित संप्रेषण बहुत औपचारिक और जटिल होता है। लिखित संप्रेषण जो औपचारिक और बहुत ज्यादा जटिल होता है, इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है। जो हमारा लिखित संप्रेषण है इसमें फीडबैक जो है तुरंत नहीं मिलता है। ठीक है, अब आता है संप्रेषण की चुनौतियां। क्या आता है, संप्रेषण की चुनौती श्रेणियों में बांटा जा सकता है या फिर रखा जा सकता है। सबसे पहला आता है मनोवैज्ञानिक, ठीक है, यानी कि मन की तरफ से। उसके बाद आता है यांत्रिक, ठीक है, अर्थगत, भौतिक, भाषिक और सांस्कृतिक।
है ना। ये सभी जो है, ये सभी इसकी श्रेणियां हैं। इन सभी में जो है संप्रेषण, ये सभी क्या है, संप्रेषण की एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सभी कुछ इसके अंदर होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक यानी कि कोई भी बात बोल रहे तो मन से सोच समझ के बोला जाए, ठीक है, और मन के लिए वो अच्छा हो, ठीक है। उसका यांत्रिक यानी कि वो ऐसी बातें हो, यांत्रिक में क्या आ सकता है आपका, जो किसी से रिलेट करती हो, ऐसा नहीं कि फालतू की बातें हो। उसके बाद अर्थगत यानी कि उस बात का कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। उसके बाद भौतिक यानी कि वो बात जो है सिद्ध होना चाहिए। उसके बाद भाषिक, वो जो बात है वो भाषक जो है वो सिद्ध होना चाहिए, प्लस वो भाषिक यानी कि भाषा में शब्द में रहना चाहिए। उसका सांस्कृतिक, वो जो भाषा है वो एक मर्यादा में रहे और सांस्कृतिक रूप से रहे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कुछ चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आई तो हम नीचे एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझ में आता है। सबसे पहले आएगा मनोवैज्ञानिक। क्या आता है मनोवैज्ञानिक? प्रत्येक व्यक्ति का आचार व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। हर व्यक्ति का जो आचार है, व्यवहार है, बोलने का जो ढंग है वो अलग अलग होता है। इसलिए वह प्राप्त संदेश की व्याख्या अपने पूर्व के अनुभव के आधार पर करता है, ठीक है। यानी कोई भी जो प्राप्त उसने संदेश पहले किया है उसकी व्याख्या करे, जो उससे देखो कोई भी संदेश प्राप्त करता है उसकी वो उसका जो होगा व्याख्या करेगा, वो किससे करेगा, पहले से करेगा। मान लो जैसे कोई आपको एक्सीडेंट हुआ, मान लो आपका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, या फिर मान लो मेरा एक्सीडेंट होता है, ठीक है, और मैं आपको वो बात बताता हूँ, तो आप क्या करोगे, मेरी बात, जैसे मैंने बताया कि मेरा ऐसे ऐसे इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, तो आप भी क्या करोगे, आप भी वही चीज मुझे बताओगे, हाँ यार मेरा भी इस तरीके से हुआ था। तो आप क्या करोगे, पूर्व यानी कि पहले की बातों से आप उसका अनुभव करोगे, ठीक है। अर्थ संग्रहण में संग्रहणकर्ता का मनोविज्ञान बहुत कम करता है। कहा जाता है कि हम वही सुनते या देखते हैं जो सुनना या देखना चाहते हैं। इसका अर्थ यही है कि हमारा मन अपने अनुकूल अर्थ ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति पर दोनों पक्षों की मनोवैज्ञानिक स्थिति अथवा मनोदशा या मानसिक संचारण और इस क्षण में सक्रिय रहने वाली मनोदशा के कारण हो जाता है। यानी जो बातें हम अपने मन में सोचते हैं वही चीजें हमें क्या है, दिखती है और हमारे मन में आती है, ठीक है। अब आता है हमारा यांत्रिक। यांत्रिक क्या है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आया था। यांत्रिक चुनौतियों को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। प्रथम शारीरिक अक्षमता या दोष के रूप में, दूसरा मशीनी अथवा यांत्रिक खराबी होने पर संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होना। देखो जो यांत्रिक है, यांत्रिक क्या होता है, हमारे शारीरिक अक्षमता, जैसे कि मान लो मैं सामने खड़े होके, जैसे कि कोई व्यक्ति है क्या, जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति अपने हाव भाव बॉडी लैंग्वेज से जब बोलता है तो बॉडी लैंग्वेज करता है। क्या जो अपंग व्यक्ति है जो हिल डुल नहीं सकता वो क्या बॉडी लैंग्वेज कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये हमारे यांत्रिक माना जाता है। दूसरा क्या आता है, मशीनरी। मान लो जैसे कि मैं अपने फोन पे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फोन पे बात कर रहा हूँ, तो यांत्रिक खराबी होने पर क्या होगा, संप्रेषण में जो है बाधा, यानी कि जो है बाधा उत्पन्न करेगा, यानी कठिनाई आएगी। हमारी वाक और श्रव इंद्रियों के अतिरिक्त जो और यंत्र हैं वे प्रभावपूर्ण ढंग से हमारी बात को लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। यानी कि वाक यानी बोलने का, और श्रव यानी कि सुनने का, जो इंद्रियां हैं ये अतिरिक्त जो और यंत्र हैं, ठीक है, और जो यंत्र है यानी वाक और इनके अलावा जो यंत्र है वो क्या करते हैं, प्रभावशाली ढंग से हमारी बातों को क्या है, लोगों तक नहीं पहुंचते। मान लो कोई मुझे बात करनी है आपसे, बस मैं इशारे में, हाथों की उंगलियों से बात करूं या इशारे से बात करूं, तो जो मैं अपने मुख से बता सकता हूं वो मैं इशारों में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा और ना ही आप उसको सही से समझ पाओगे, है ना। कई बार आवाज साफ नहीं निकलती, कई बार क्या होता है, आवाज जो है साफ नहीं निकलती, लड़खड़ा जाती है ना। उच्चारण सही नहीं कर पाना, कई बार क्या होता है, उच्चारण जो है सही नहीं हो पाता। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ हुआ था, कुछ शब्द दबे हुए निकलते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दब जाते हैं, जो निकल नहीं पाते हैं, और कुछ का अनुवाद करना थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। हकलाहट या तुलतुलाहट जैसे कारण भी हमें यांत्रिक चुनौतियों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कुछ वर्ड बोलते बोलते हकला जाना, ठीक है। तुलतुला यानी कि तुलतुला यानी होती है बोलते बोलते, कुछ बातें बोलते बोलते क्या होता है, मुंह से थूक बाहर आ जाना, ठीक है, तो तुलतुलाहट में आते हैं। ये सभी क्या हमारी यांत्रिक चुनौतियों के अंतर्गत आते हैं। ये क्या, अगर हम किसी सामने वाले से बात करें और उसके मुंह पे हमारे थूक के छींटे पड़ रहे हैं तो वो उसका कॉन्सेंट्रेट जो है हमारी बातों पे नहीं आ पाएगा, वो क्या होगा, हमारी बातों को अनसुना करना शुरू कर देगा, उसका इंटरेस्ट हट जाएगा, ठीक है। इन अवयवों के अलावा यानी बाहरी उपकरणों अथवा यंत्रों में भी खराबी हो सकती है। कुछ यंत्रों के अभाव से हमारी आवाज
टोन, स्वर, लहजा बदल जाता है। कई सारे ऐसे यंत्र हैं, मशीन है, जिनकी वजह से हमारी जो आवाज है, ठीक है, आवाज, हमारा बोलने का जो तरीका होता है, टोन, स्वर यानी कि आवाज ऊंचे नीचे होना, लहजा साफ ना हो पाना, ठीक है, ऐसे में क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी हम बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं, समझने वाला, सामने वाला समझ कुछ और लेता है। इंटरनेट का काम करते इंटरनेट का काम करते हैं, नेटवर्क का चले जाना, यानी इंटरनेट पर काम करते करते क्या हुआ, नेटवर्क का चले जाना, फोन पर बात करते हुए लाइट का कट जाना, बिजली चली जाना इत्यादि बड़े चुनौती या फिर बाधे इत्यादि बड़े हैं, ठीक है, चली जाना इत्यादि बड़े हैं। वर्तमान युग इलेक्ट्रॉनिक संचार क्रांति का युग है। आज का टाइम में जो हमारा युग है, ये आधुनिक युग के साथ साथ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संचार क्रांति का भी युग है। आज सूचना प्राप्त करने में गैजेट्स का उपयोग अधिक किया जा रहा है। आज हम कोई भी सूचना प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम गैजेट्स का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। कई बार इन गैजेट्स में तकनीकी खराबी आ जाने से संप्रेषण प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ता है। आज देखो, हम लोग कोई भी संप्रेषण, कोई भी बातचीत, कोई भी संदेश ग्रहण करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए करते हैं, फोन का यूज कर रहे हैं। फोन एक गैजेट ही है हमारे लिए, ठीक है, उसका हम यूज करते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, आपने देखा होगा वेटिंग दिस मैसेज, वेटिंग फॉर दिस मैसेज, कुछ ऐसे लिखा आता है, तो क्या हुआ, उस सूचना से हम अनभिज्ञ रह जाते हैं, है ना। या मान लो सामने वाले ने कुछ लिखा और लिखने के बाद दोनों साइड से उसने डिलीट कर दिया, डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, तो उससे क्या हुआ, यानी उसने जो अपनी बात लिखी उससे भी हम अनभिज्ञ रह जाते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग मेरे ज्ञानी बाबा होंगे, वो लोग बोलेंगे हम तो जीबी व्हाट्सएप यूज करते तो हमें सब कुछ दिख जाता है। बाबू, हर कोई नहीं करता, ठीक है, तो प्लीज आगे ज्ञान ना देना इसके बारे में, ठीक है। मौसम खराब होने पर या विद्युत सर्टिंग में खराबी आने पर सूचनाएं प्राप्ति और संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि मौसम का खराब होने पर क्या है, विद्युत शॉर्टिंग हो जाती है, ठीक है, और खराबी आने पर सूचनाएं प्राप्ति में क्या है, हमें शॉर्टिंग देखने को मिलती है। संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। बातचीत करने में अपने जो बात है, संदेश, उसको ग्रहण करने में, संग्रह करने में क्या है हमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट, थर्ड, अर्थागत, ठीक है, यानी कोई भी बात है वो उसका अर्थ होना जरूरी है। यदि संदेश अस्पष्ट व अर्थागत है या फिर श्रोताओं के नैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है तो भी प्रभावी संप्रेषण में बाधा उपस्थित होती है। संप्रेषण में अर्थ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संप्रेषण में अर्थ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अर्थ की सामान्य स्वीकृति के बिना श्रोता यानी कि प्रेषक तथा ग्रहणकर्ता के बीच संप्रेषण असंभव है। अगर जो सामने वाला जो हमारा श्रोता है, अगर वो हमारी बातों को सामान्य अर्थ अगर नहीं समझ पाएगा, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं अगर वो उसकी हाव भाव से नहीं समझ पाएगा, तो हमारा दिया हुआ संदेश जो है वो असफल रहेगा। संप्रेषण जो है हो पाना असंभव है। कई बार आपने देखा होगा जब हम कोई बातें, देखो मानव की, इंसान की सबसे बड़ी एक गंदी फितरत ये है कि अगर कुछ बात उसको समझ में नहीं आती ना, वो 2 रिप्लाई करता है, हाँ ठीक है, ठीक है, बस। अगर उसको कुछ समझ में नहीं आता तो कुछ ही लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, अगर कुछ बातें समझ में नहीं, ठीक है, समझ आ गया, हाँ जी समझ में आ गया, भले उसको कुछ समझ में ना आए। ये इंसान की सबसे बड़ी गलत चीजें हैं, तो इससे थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेकार चीजें हैं। वाक् प्रतीक का भ्रष्ट संप्रेषण संदेश को बाधित करता है, ठीक है। जो वाक् प्रतीक है, जो बोलने की जो प्रतीक है, उसको भ्रष्ट संप्रेषण संदेश को बाधित करता है। अर्थ के ग्रहण के बिना सफल संप्रेषण नहीं हो सकता है। बिना अर्थ के जो है, बिना अर्थ दिए कोई भी संप्रेषण जो है सफल नहीं हो सकता है। अर्थों में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि जो अर्थ है, यानी वर्ड की, देखो इंग्लिश में कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका कि एक के साथ साथ बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। इस परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक, सामाजिक घटनाएं, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवेश आदि बातों के अतिरिक्त समाज के लोगों की मनोस्थिति, बौद्धिक, मानसिक धरातल में अंतर, आयु में अंतर जैसी अनेक बातें उत्तरदायी होती हैं। अलग अलग भाषाओं में कुछ शब्दों के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों के कुछ अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा भौतिक, ठीक है। भौतिक संचार में बाध्य है, जो भौतिक है संचार में बाध्य है, जो दोषपूर्ण उपकरण, शोर, बंद दरवाजे जैसे कुछ कारकों के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण संप्रेषण से प्राप्तकर्ता को भेजी गई जानकारी
विकृत हो जाती है यानी फैल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुचित संचार होता है। यानी कोई बातें हैं मुझे बताना ए को था और पहुंच गई किसके पास, बी और सी के पास, तो ये क्या हुआ, अनुचित संचार हुआ। ठीक है, अब आता है हमारा भाषिक। ठीक है, क्या आता है, भाषिक। सूचना के संप्रेषण में सबसे प्रमुख बाधा भाषा ही होती है, क्योंकि विभिन्न देशों से सूचना अलग अलग भाषाओं में प्राप्त होती है। अलग अलग देशों से क्या है, हमें अलग अलग जो सूचना है अलग अलग भाषा में प्राप्त होती है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति सभी भाषाओं का ज्ञाता नहीं हो सकता है। कोई भी एक व्यक्ति सभी भाषाओं का ज्ञाता नहीं हो सकता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में भाषा बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होती है। संप्रेषण करने की जो प्रक्रिया है, इसमें जो भाषा है ना, वो सबसे बड़ी एक चुनौती होती है। मान लो हर किसी को इंग्लिश या फिर मैथिली लैंग्वेज नहीं आती, तो उसके लिए क्या है, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो उसके लिए इंग्लिश क्या है, एक संप्रेषण करने में एक बाधा है। ठीक है, जिसको मैथिली नहीं आती उसके लिए मैथिली लैंग्वेज में बोल पाना, मैथिली लैंग्वेज में समझा पाना उसके लिए एक बाधा है। ठीक है, बाधा सिद्ध होती है। कंप्यूटर से भाषा का मशीनी अनुवाद ठीक ना होने के कारण ज्ञान विज्ञान के इस क्षेत्र का सही ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। यानी कि जो अलग अलग देशों से जो हमारे जो अलग अलग भाषा में जो सूचनाएं आती है, उसको हम अपने कंप्यूटर मशीनों के द्वारा अपने भाषा में ठीक तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से क्या होता है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम सही ज्ञान जो है प्राप्त करने में कठिनाई होती है या कठिनता देखने को मिलती है। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, वो आता है सांस्कृतिक। ठीक है, किसी समाज का सांस्कृतिक परिवेश उस समाज की भाषा का जनक होता है। यानी कि किसी समाज का जो सांस्कृतिक परिवेश यानी रहने का जो परिवेश है वो रहने का कल्चर का जो कल्चर है उसका परिवेश है, समाज की भाषा का जनक होता है। कौन, संस्कृति। ठीक है, उसका रहन सहन। और संस्कृति समाज और भाषा का गहन एवं आंतरिक संबंध है। सांस्कृतिक समाज और भाषा का एक गहन यानी बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, भाषा अपने प्रवाह काल में सांस्कृतिक और सामाजिक संवेदनाओं से कांपता हुआ स्वपंदित रहती है, यानी कांपता हुआ है। यानी कि जो हमारे जो संस्कृति है वो क्या है, सामाजिक संवेदनाओं को एक कंपता देता रहता है, कांपता जो है एक सही मार्गदर्शन देता रहता है। हमें कोई भी बातें करनी है, कुछ भी बातें करनी है, हमें अपनी जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी संस्कृति और उसकी कल्चर का ध्यान रखते हुए करना है। अगर अब हम किसी व्यक्ति यानी हिंदू व्यक्ति को जाकर के बोले कि लो भैंसे का मीट खाओ, तो क्या वो खाएगा, उसकी संस्कृति उसके कल्चर में वो नहीं है। अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति के पास जाकर बोलते हैं सुअर का मीट खाओ, क्या वो खाएगा, नहीं खाएगा। तो ये सभी क्या है, हमें उसके कल्चर का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये हमारी नॉर्मली सी बातें हैं, तो हमें कब कहां और क्या बोलना है ये हमारे संप्रेषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो आज हमने कई सारे टॉपिक जो है क्लियर कर लिए हैं और आज जो है हमारा ये टॉपिक जो था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और हाँ कोई भी डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करें। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।